तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, एनसीईआरटी क्लास 12th। तो जैसा कि आपने चैप्टर का नाम देखा, एम्प्लॉयमेंट तो लिखा है, बट अगर आप इस चैप्टर को समराइज़ करके देखेंगे, जब आपको ये पूरा चैप्टर समझ आएगा तो आपको पता चलेगा चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो बोल्ड में यहाँ लिखा हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ दिखेगा। तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट नाम का ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। अब देखिए आप कि मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर का 7.1 में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग जो टर्म सीखेंगे वो होगा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टर्म सीखेंगे हम लोग। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? यहाँ एक क्वेश्चन है आपके पास, अगर आपसे कोई रैंडमली पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट, रोजगार क्या है? तो देखिए, रोजगार, रोज के कार्यों में जो रोज के आहार के लिए जो कार्य करता है, रोजगार। तो क्या है रोजगार, क्या है एम्प्लॉयमेंट? तो मैं और आप या ऑलमोस्ट 99.99% लोग जो भी हैं कंट्री के, वो बताएंगे कि जब हम कोई वर्क परफॉर्म करते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट है। कोई भी काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि क्या आप खाना खा रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट है? आंसर होगा नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हम खाना खा रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पर अगर आप खाना खा रहे हैं और अगर ये खाना खाकर आपको 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिल सकता है, पर्टिकुलर आपने कई बार देखा होगा कि ये पूड़ी खाने पर, इतने मोमोज खाने पर इतने रुपया मिलेगा। तो आप जब वही काम कर रहे हैं, आप वही खाना खा रहे हैं, अब ये काम हो गया। इसका मतलब कोई भी एम्प्लॉयमेंट टर्म रिलेट करता है वर्क से। वर्क मतलब काम, काम मतलब जिसका उद्देश्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, मनी होना चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए। तो चलिए हम समझते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है। उसके बाद हम चैप्टर में कॉन्सेप्ट समझेंगे इससे रिलेटेड। फिर हम देखेंगे कि कैसे एम्प्लॉयमेंट में मैन और वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन है। और उसके बाद आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट्स का नेचर, टाइप्स, और गवर्नमेंट ने उसको ठीक करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव प्लान्स बनाए हुए हैं। तो बेसिकली यही सारा टॉपिक एनसीईआरटी में डाला गया है। पर अभी हमारा फर्स्ट फोकस होगा इस वीडियो में कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी। वर्क क्या है, काम क्या है, आप सोच सकते हैं इसके बारे में, पहले बाद में वीडियो देख सकते हैं। वाई डू पीपल वर्क, क्यों करते हैं आदमी काम और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले शुरुआत जो हुई है यहाँ महात्मा गांधी जी की एक बहुत अच्छी लाइन से हुई है कि मेरी आपत्ति मशीन से नहीं है। मतलब कि ये है कि उनको मशीन से दिक्कत नहीं है, पर वो कह रहे हैं मुझे प्रॉब्लम जो है, मुझे जो दिक्कत है वो इस कॉन्सेप्ट से है कि सिर्फ मशीन इसलिए यूज़ करें ताकि हम अपने टाइम को बचा सके, कम लेबर लगे। देखो ध्यान से ना, टाइम को बचा सके ये तो अच्छा है, पर कम लेबर लगे। लेबर सेविंग के पीछे अगर जो कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल रखा है हमने मशीन का कि लेबर सेविंग के लिए हमें मशीन चाहिए, तो उनका कहना है कि ये सनक, ये जो आपकी सनक है, ये इसका क्या प्रतिफल होगा? हज़ारों लोग बेरोजगार होकर भूखा मरने के लिए सड़क पर फेंक दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसी तरीके से डिपेंडेंसी दिखाते रहेंगे मशीन्स पर, और सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग क्या कर सकें, तो हम लोग लेबर्स को रिप्लेस कर सके मशीन से, तो लेबर कहाँ जाएगा और लेबर फिर कैसे जीवित रहेगा। इसलिए महात्मा गांधी जी के इस कॉन्सेप्ट के साथ ये बात शुरू की जाती है और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा मैंने आपसे अभी पिछले पेज पे कहा था कि सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि मीनिंग ऑफ वर्क, मतलब वर्क में किस किस को इंक्लूड किया है। तो देखिए क्या लिखा है कि अगर आप फैक्ट्री में हैं, बैंक में हैं, फार्म में हैं, शॉप पे हैं, कहीं देखो जो भी जगह है, उन सब जगहों में आपको काम के बदले पैसा मिलता है। मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसके बदले आपको मिलेगा पैसा। तो जैसे ही पैसा मिलेगा वो अपने आप वर्क हो जाएगा। कुछ अपने घर पे ही कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बदले पैसा आ रहा है, तो वो भी वर्क का पार्ट है, जिसमें आप ट्रेडिशनल वर्क देखेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स वर्क देखेंगे कि घर में ही हम कोई काम कर रहे हैं। और यहाँ एक लाइन और ऐड कर दी है कि जैसा कि आपने देखा कोविड-19 में अब तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो आप इस बात से दूर भाग ही नहीं सकते हैं कि घर से काम नहीं होता, घर से भी काम होता है। जैसे कि हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, आजकल तो सारे ही आईटी प्रोफेशनल्स घर से ही काम कर रहे हैं। जितनी भी मॉडर्न जॉब्स हैं आधे से ज़्यादा घर से ही हैं। तो आप समझिए कि काम जगह से रिलेट नहीं करता, फैक्ट्री में जाकर ही काम नहीं होता, काम हर उस जगह हो सकता है जहाँ भी आपको पैसा मिल रहा है। ये बता रहा है कि पहले के लोगों का मानना था कि जो घर से जा रहा है किसी संस्थान में, किसी जगह, और जो शहरों में हो और नई आधुनिक तकनीकों के साथ वो उसमें किसी गुड्स या सर्विस को बना रहा हो, तो ही वो काम है। या फिर गांव में भी कोई गुड्स या सर्विस बना रहा है तो ही काम है।
पर देखो गुड सर्विस आप घर में भी बन सकता है, फैक्ट्री में भी बन सकता है, और गुड सर्विस जो भी आप बना रहे हैं उसके ऊपर आपको जो भी रिटर्न पैसा मिल रहा है वही आपको ये बताता है कि ये सबको बताता है कि आप काम कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने वापस यूज़ किया है कि कोविड-19 में आपने देखा होगा कि सारे लोगों ने अपने घर से ही काम किया, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि काम क्या है, मतलब कि मीनिंग ऑफ वर्क। वर्क का मतलब क्या है? तो हर एक वो काम जिसके बदले पैसा मिलेगा, जिसकी कनेक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ है, वो काम है, वो वर्क है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल वर्क? जैसा कि हमने वहाँ देखा था, लोग काम क्यों करते हैं? तो देखो, लोग काम क्यों करते हैं? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि लोग काम करते हैं पैसों के लिए, जीवित रहने के लिए, क्योंकि पैसा कमाएँगे तभी तो जीवित रहेंगे। और कुछ लोगों को ये अपने पूर्वजों से मिलता है, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं होती। पर कह रहा है कि जो अपने आप काम नहीं करता और पैसा पूर्वजों से मिला हो या किसी और फॉर्म में आ रहा हो, पैसिव नेचर का कोई पैसा आ रहा हो, पर वो अपने आप को सैटिस्फाई नहीं कर पाते। क्योंकि जब हम काम करते हैं, तो हमारी एक वैल्यू होती है, हमारी एक कीमत होती है, और हम अपने आप को एक मीनिंगफुल, देखो क्या लिखा है कि हम अपने आप को कोई एक वैल्यू दे पाते हैं, हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, मीनिंग होता है हमारे काम का, कुछ हमारी कुछ वैल्यू होती है, हमारे काम से हमारी आइडेंटिटी होती है। इसलिए हम जब कोई काम करते हैं तो हमारे को ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है, और ह्यूमन कैपिटल नेशन इनकम में कंट्रीब्यूट करता है और डेवलपमेंट में हेल्प करता है कंट्री की। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि सिर्फ जैसा कि इसमें लिखा है इस पैराग्राफ में, आप कमा रहे हैं पैसा, वो तो वर्क है ही, पर जो वर्क है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं है। वर्क जो है, देखिए क्या होता है, एक तो आपकी खुद की ज़रूरत है, आप कहेंगे मैं काम अपने लिए कर रहा हूँ, या फिर मेरे ऊपर जो डिपेंड है मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो इसने बताया कि सिर्फ काम आप अपने ही लिए नहीं करते, जो आप पे डिपेंड है आप उसके लिए भी काम करते हैं। तो मैं आपसे जनरली बोल रहा हूँ कि या तो काम हम अपनी नीड्स, अपनी इच्छाओं को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, या जो हम पे डिपेंड हैं, हम पे निर्भर हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। और जब हम उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो हमें एक अजीब अच्छा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। हमें जो वो सेटिस्फैक्शन मिलता है वही हमारे को हमारी इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है, हमारे घर में हमारी इम्पोर्टेंस बताता है, और हमें बताता है कि हम उन व्यक्तियों के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं जो हम पर निर्भर हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी जी ने बताया था कि वर्क ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दे रही है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं ये, कि देखिए जब आप कोई काम करते हैं तो उससे आप सीखते हैं, और इसलिए उन्होंने काम के साथ सीखने पर बल दिया गया है। तो देखिए यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि वाई डू पीपल वर्क। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं, काम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ हमें मिल गई हैं, जैसे कि हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारी मनी क्रिएट होता है, अर्निंग है, लिविंग है, लाइफ सस्टेन में हेल्प करता है, हमारे ऊपर निर्भर जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है, हमारी जो हमारे पे डिपेंडेंट हैं। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। आगे लिखा है कि साथ ही ह्यूमन रिसोर्स हमारे देश में, देखो हम जब एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो किस नेचर का एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब क्या काम कर रहे हैं, हमारे देश में कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आ रहा है, किस किस सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन है, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्लान कर सकते हैं। ये हमें हेल्प करता है ये एनालाइज करने में कि कौन सा सेक्टर नेशन इनकम में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा सेक्टर कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारा देश ज़्यादातर किस पर निर्भर है। जैसे कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूशन का मेजर सोर्स एग्रीकल्चर होता था, और आज मॉडर्न इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का मेन सोर्स टर्शरी सेक्टर है। तो गवर्नमेंट को एक प्लान करने का, अपनी इकोनॉमी और जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है ये टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके और मेरे दोनों के लिए। आगे हम देखेंगे कि साथ ही इसमें क्या पता चलता है, इसमें कुछ सोशल इश्यूज़ बताए हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं, जैसे कि वीकर सेक्शंस के लोगों को, चाइल्ड लेबर्स को, इन सब के भी बारे में इसमें डिस्कस किया गया। तो देखा आपने कैसे इंट्रोडक्शन में हमारे दिमाग में डाल दिया है कि एम्प्लॉयमेंट का, रोज़गार का, वर्क के साथ कोई ना कोई रिश्ता है। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट से शुरू किया गया है, और पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट और हु इज़ अ वर्कर। तो मैंने एक लाइन लिखी है कि वर्कर जो है और एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें क्या रिश्ता है। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट बेसिकली वो सिचुएशन है जिसमें एक व्यक्ति को काम मिला होता है। तो देखो जब एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है और वो काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड है, ऐसा ही समझते हैं आप कि जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड है। तो एक सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन वर्कर है, मतलब एक श्रमिक, एक व्यक्ति जब श्रमिक होता है तो वो रोजगार में होता है। और श्रमिक कौन होता है, तो जब
वो व्यक्ति किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होता है तो हम उसे कहते हैं वो वर्कर है। तो जब एक व्यक्ति किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर रहा है तो वो वर्कर है, और जब वो वर्कर है तो वो एम्प्लॉयड है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एनसीईआरटी ने भी यही समझा है वर्कर और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो देखिए, उसने पहले ही बताया कि वर्कर कौन है या एम्प्लॉयमेंट कौन है। तो वो बता रहा है कि जब से एक फार्मर अपने खेत में काम कर रहा है और रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके इंडस्ट्री को दे रहा है, और इंडस्ट्री फिर उसको फिनिश करके मार्केट तक पहुंचाती है, और मार्केट में फिर सेल परचेस किया जाता है। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की मदद से हम एक फाइनल गुड्स तैयार करते हैं, और वो फाइनल गुड्स और सर्विस की जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो भी एक ईयर के अंदर काउंट की जाती है, उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो आपको पता होगा कि एक डोमेस्टिक इनकम क्या है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के द्वारा किया गया वैल्यू प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन फाइनल गुड्स और सर्विस के फॉर्म में। अब जब हम इस डोमेस्टिक इनकम में नेट एक्सपोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को एडजस्ट करते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिल जाता है। अब देखिए, तीन सिचुएशन है। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पर आपका एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर दोनों बराबर होंगे तो ज़ीरो होगा। तो तीन सिचुएशंस हैं। इन तीनों सिचुएशनों को एडजस्ट करने के बाद आपको मिलता है नेशनल इनकम। तो हम सबको पता है कि डोमेस्टिक में नेट एक्सपोर्ट को एडजस्ट कर देंगे अगर हम, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। बेसिकली नेट एक्सपोर्ट नहीं है, ये बेसिकली नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड होना चाहिए, बट इन्होंने उसको नेट एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट किया है। तो वैसे टेक्निकली तो ये बहुत गलत है, बट एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसलिए इसको एडजस्ट, मतलब इसमें कोई करेक्शन नहीं करा। बट होता क्या है कि डोमेस्टिक इनकम के साथ, डोमेस्टिक इनकम के साथ आपका प्लस होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ये प्लस होता है। फैक्टर इनकम टू अब्रोड ये माइनस होता है। अगर ये ज़्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, अगर फ्रॉम अब्रोड ज़्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, टू अब्रोड ज़्यादा है तो नेगेटिव आएगा, और दोनों बराबर हैं तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से डोमेस्टिक और नेशनल होता है। तो देखेंगे आप, अगर आपको नेशनल इनकम की नॉलेज है तो आपको यहाँ इस लाइन में गलती दिखेगी एनसीईआरटी की। बाकी टेक्निकली ठीक है, चलिए जो भी है टेक्निकली ठीक है, का मतलब मैंने इस स्टेटमेंट को एनसीईआरटी के फॉर्म में बताया आपको। वैसे तो आप ये समझिए कि एम्प्लॉयड वो है जिसने काम किया, और काम करने वाला व्यक्ति एम्प्लॉयड है, और उसने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की मदद से इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि ये जो भी है इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। और देखिए, ऑल दोज हु आर इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है वही वर्कर है, चाहे वो घर में है, चाहे वो बाहर है, चाहे वो फैक्ट्री में है, कहीं भी आप किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हैं तो वो वर्कर है। पहले इंट्रोडक्शन में हमने यही पढ़ा था। अब यहाँ एक एग्जाम्पशन क्रिएट किया है, आपके दिमाग में लग रहा होगा, अच्छा जो बीमार है व्यक्ति वो आज काम पे नहीं गया, या कोई अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से कुछ समय के लिए काम पे नहीं जा सकता, वेदर, फेस्टिवल या किसी भी वजह से, अपने फंक्शन, फैमिली फंक्शन की वजह से वो काम पे नहीं जा रहा, तो क्या वो वर्कर नहीं है? तो आपको बताया गया वो भी वर्कर है। अगर वो किसी वजह से नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, पर वो परमानेंट नहीं, पार्शियल मतलब कि टेम्परल बेस पे, टेम्प्रेरी बेस पर एब्सेंट होना चाहिए, परमानेंट एब्सेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो टेम्प्रेरी बेस पर है तो उसे वर्कर माना जाएगा। अब कईयों को लगता है कि वर्कर के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, मतलब एक एम्प्लॉयर होना चाहिए और एक उसके अंदर एम्प्लॉय होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह का वर्क हायर वर्क में आता है, इसे भी एक एम्प्लॉयमेंट का टाइप माना जाता है। पर अगर किसी के पास कोई एम्प्लॉयर नहीं है तो अपने खुद के रिसोर्स इंगेज करके अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेता है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी वर्कर है। इसलिए बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट एक मल्टीफेस्टेड टर्म है, मतलब कि इसमें कई वैरायटीज़ हैं, कई प्रकार के होते हैं एम्प्लॉयमेंट। आप किसी एक तरह की एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं कर सकते। आगे बता गया है कि देखेंगे इंडिया में कि तो कुछ लोग तो पूरे साल काम करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और कुछ लोग महीने में, कुछ लोग कुछ दिन के लिए काम करते हैं, और कईयों को तो काम के बदले उनका फेयर प्राइस भी, फेयर वेज भी नहीं मिलता, पर उसके बावजूद भी वो लोग वर्कर ही ट्रीट किए जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे रहना ही आपको एम्प्लॉयड कहलाता है, और आप वर्कर बन जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एक डेटा है इंपॉर्टेंट सा, कि 17-18 की कैलकुलेशन के हिसाब से इंडिया में 471 मिलियन वर्क फोर्स है। समझ रहे हैं आप? वर्क फोर्स वो होता है जो एक्चुअल में वर्क होता है, ये एक्चुअली वर्क पर्सन है, मतलब जो एक्चुअली वर्किंग है। इंडिया की पॉपुलेशन का वो पार्ट जो वास्तव में काम कर रहा है, जो कहीं ना कहीं एज अ हायर्ड वर्कर या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर देश में लगा हुआ है किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। अब देखिए बताया गया है कि आप सोचिए ज़्यादातर लोग कहाँ होंगे, तो लिखा है रूरल एरिया में, तो मतलब वर्क फोर्स का ज़्यादा प्रपोर्शन रूरल एरिया में। कितना ज़्यादा है, कितना है, तो हम देखते हैं कितना है। लिखा हुआ है कि 2/3, 2/3 लोग रूरल एरिया में हैं।
2/3 का मतलब समझिए कि अगर आप हमारे देश में 471 टोटल पॉपुलेशन है तो उसका टू थर्ड मतलब कि करीब करीब 314 ये रूरल एरिया में वर्कफोर्स है। अब बाकी जो बचा हुआ रेस्ट है करीब वो होगा हमारा 157 ये अर्बन एरिया में है। तो देखिए मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी रूरल एरिया में है। पॉपुलेशन मतलब एक्चुअल में भी हमारा, क्योंकि जो हमारा भारत है वो अभी भी 2/3 रूरल एरिया है और 1/3 अर्बन है। तो 2/3 रूरल है तो पॉपुलेशन भी 2/3 वहीं होगी और अर्बन में कम होगी, जिस वजह से ज़्यादातर वर्कफोर्स भी हमें रूरल एरिया में दिख रहा है और अर्बन में कम दिख रहा है इस वजह से। उसके बाद बताया गया है उसमें भी मैन जो है वो मेजॉरिटी है, मतलब वर्कफोर्स जो भी है उसमें भी मेजॉरिटी कौन है, मैन है। मतलब कि 77% मैन वर्कर है। तो 473 का 77% वर्कफोर्स कौन है, मैन। तो ये 77% वर्कफोर्स क्या होगा, तो 471 टोटल पॉपुलेशन है और इसका 77% क्या है हमारा वर्क। ये जो 77% है हमारा, तो हम बात करते हैं 77% की, तो करीब 362.67 मैन इस पॉपुलेशन का जो ये मैन वर्कफोर्स है। और बाकी का रेस्ट जो बचा वो करीब होगा हमारा 155.43 ये हमारी वुमेंस हैं जो वर्कफोर्स का पार्ट है। तो देखिए फिर से हमें क्या पता चलता है कि जिस तरह से रूरल एरिया में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट था अर्बन से, इसी तरह मैन वर्कफोर्स ज़्यादा है वुमेन वर्कफोर्स से। आगे बता रहा है कि इसमें हमने चाइल्ड लेबर्स को भी इंक्लूड किया है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। आगे लिखा हुआ है कि जो वुमेन वर्कर्स हैं वो 1/4 है रूरल वर्कफोर्स का। देखिए 1/4 है, इसका मतलब वुमेन वर्कर जो है रूरल वर्कफोर्स का वो करीब करीब 1/4 है, पर अर्बन एरिया में वो 1/5 है। तो इसका मतलब जो भी रूरल आपका एम्प्लॉयमेंट था उसका 1/4, इसका 1/4 गांव में और इसका 1/5 शहर में। तो पता चलेगा कि इस लाइन से कि भाई हमारे तो गांव में महिलाएं ज़्यादा वर्क करती हैं कंपैरेटिवली शहरों में महिलाओं से। तो आप यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास कि गांव की महिलाएं ज़्यादा काम क्यों करती हैं, मतलब गांव में जो महिलाओं का वर्कफोर्स है वो शहर की महिलाओं से ज़्यादा क्यों है, जबकि ज़्यादातर महिलाएं शहर की पढ़ी होती हैं। उसके बाद भी गांव की महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम कर रही हैं अर्बन एरिया से। और दूसरा क्वेश्चन है कि मैन का वुमेन से पार्टिसिपेशन रेट कैसे ज़्यादा है, मैन वर्कफोर्स क्यों ज़्यादा है और वुमेन वर्कफोर्स क्यों कम है। ये दो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आप इसके बारे में सोचिए। आगे एनसीईआरटी में हम देखेंगे कि अगर हमें इसका जवाब मिलता है तो ठीक, अदरवाइज मैं आपको चैप्टर के एंड में ज़रूर बताऊँगा कि ऐसा क्यों है। आगे आप देखेंगे कि बताया गया है कि घर की बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो खाना बनाने, पानी और भी अलग अलग ऐसे काम में लगी हुई हैं जिनके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। आपको भी पता होगा कि हम लोग अपने घर में ज़्यादातर महिलाओं को फ्री का मज़दूर समझते हैं, मतलब ऐसा मज़दूर जो बिना पैसे ही काम करता है। उनकी ड्यूटी भी बहुत हाई होती है, 24 आवर्स बेचारी काम करती रहती हैं और उसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसका मतलब क्या, वो वर्कर नहीं है। तो देखिए अगर हम टेक्निकली कहें तो वो वर्कर नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज नहीं है। जब तक वो पैसा नहीं कमाएंगी वो वर्कर में कंसिडर नहीं होंगी। बट इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं इस बारे में कि उन्हें भी वर्कर मानना चाहिए। बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।